हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। मैथ्स में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड के साइट पर उपलब्ध जो मॉडल पेपर है ना, उस पर उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए कि बोर्ड ने हमें एक मॉडल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जिसे कहते हैं वो भी प्रोवाइड किया हुआ है कि जो बोर्ड परीक्षा 2025 की होने वाली है उस बोर्ड परीक्षा में हम लोग इसी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के आधार पर आपसे सवाल पूछने वाले हैं। तो हमने आपको अनसॉल्व के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को हल करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि बोर्ड परीक्षा में जो गणित से सवालें आने वाली हैं वो कौन है और कैसे कैसे आने वाली हैं। ठीक है, तो यहां हमने लिख रखा है कि पेपर में आने वाले प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रदर्श प्रश्न पत्र को एक तरफ से पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं हल करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एक कमेंट छोड़ करके हमें ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगला कौन सा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि उस पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो जरूर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि बोर्ड परीक्षा में आपको क्या, खंड अ और खंड ब में दो प्रश्न पत्रों में आपको प्रश्न पत्र विभाजित मिलेगा। खंड अ जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, ठीक है ना। सेम टू सेम हमने पेपर ही ये पूरे क्या किया है, जो पेपर है ना उसी को ही हमने यहाँ टाइप किया हुआ है, ठीक है। खंड अ में आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसके लिए आपको क्या ओएमआर सीट मिलेगी, ओएमआर सीट भरना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा होगा खंड ब, जो खंड ब होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओएमआर सीट नहीं, उसके लिए तो आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कॉपी पे लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ खंड अ पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद खंड ब भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल, कह रहे हैं किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये जो एक लिखा हुआ है ना वो एक नंबर का सवाल है, इसलिए वो एक लिखा हुआ है, तो दूसरी संख्या होगी वो पूछ रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग सवाल को देखते ही आंसर तो तुरंत बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इस सवाल को इतनी बार पढ़ लिया है, इस सूत्र को इतनी बार पढ़ लिया है कि सवाल कितनी आसान लग रही है। देख रहे हैं ना, माने यहाँ आपको वास्तविक संख्याओं से हो सकता है ये सवाल देखने के लिए, इस टाइप के सवाल देखने के लिए मिले। हम लोग यहाँ जो सूत्र लगाने वाले हैं वो है क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू क्या, पहली संख्या गुणे क्या, दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम हमारे पास कितना है 60, एचसीएफ कितना है 3, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या में क्या करना है, पता करना है। तो दूसरी संख्या पता करने के लिए 12 को क्या करेंगे, भाग में लेके आएंगे, तो 12 हो जाएगा भाग में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। 12 का नम कितना, 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, पांच तिहाई क्या हो जाएगा 15, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15। कौन सा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है रेखा युग्म एक्स प्लस 2 वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8 वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 के हल होंगे, ठीक है। ऐसा तो हम लोगों ने क्या आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है जिसमें हम लोग दो दो चर वाले रैखिक युग्म को हमने पढ़ा हुआ है। उसमें आप लोग को सारी बातें हमने वहां बात की थी कि पहली कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू क्या, b1/b2 इक्वल टू क्या, c1/c2, ठीक है। ये क्या होता है, अगर ये तीनों की बात हो तो पहली बात थी कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कितने सोल्यूशन होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तीसरी बात क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले दिए गए समीकरणों को सामने लाके लिख लेते हैं, आ जाओ भाई सामने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहां से हमें a1 मिल जाएगा क्या, एक, a2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और a3 क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, ठीक है ना। फिर क्या, 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू क्या, 0। यहां से हमें a2 मिलेगा कितना, 4, b2 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और c2 में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, -20। अब हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो a1/a2 1/4 बराबर, और न बराबर का चिन्ह बाद में लगाते हैं, फिर b a2 a1/a2, यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख दिया ना, a1 b1 रहेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ हो जाएगा a1 b1, और ये अच्छा ये पूरा दूसरे टाइप का बन ही गया, a1 b1 और ये c1 a2 b2 c2, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, b1 2 कितना 8, और c1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 बटा कितना, -20। ये माइनस से माइनस कट गया, दो एक अन्नम दो, दो चौक 8, पांच एक अन्नम 5, 5 चौक 20, तो इसके बीच में क्या लग जाएगा, बराबर।
क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये तीन के तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और जब तीन के तीनों आपस में बराबर होते हैं तो कितना हल होता है, पॉइंट नंबर 2 सही हो जाता है, और अपरिमित रूप से क्या हो जाते हैं, अनेक हल सही हो जाते हैं। माने विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, माने अगर आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से कंठस्थ हो गए होंगे तो पक्का है कि आपको 1 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% मिल ही जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है ना, माने कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 और 125 को भाग दें। जिससे क्या करें, जब बड़ी से बड़ी पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, जिससे भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचता है, 5 और 8 बचता है। 5 और क्या बचता है, 8। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो शेषफल बच रहा होता है ना उसको संख्या में से घटाना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए शेषफल कितना बच रहा है, संख्याएं हमारे पास क्या है, ध्यान से देख लीजिए। ये सवाल को लगाने का हमें लग रहा है कि ये पहली बार आपको मिल रहा होगा, क्योंकि किताबों में भी ऐसे सवाल हैं नहीं। ठीक है ना, कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 से विभाजित करना है। तो कह रहे हैं 70 हो गई हमारे पास संख्या, और क्या हो गई 125। शेषफल हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारे पास, इसमें बचता है 5 और इसमें बचता है कितना, 8। ठीक है ना, तो शेषफल जब 5 और 8 घटा दोगे इसमें से भी और इसमें से भी, तो जो संख्याएं बचेंगी वो हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 117। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ किसका, 65 और 117 का। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 13। कैसे, अगर आप ये भी देखना चाहते हो तो इसको तोड़ोगे तो लिखोगे क्या, 13 पचे 65, इसे कितना लिखोगे, 13 नवैया 117। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो अपना एनसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो था वो ये था कि हम लोगों को जो शेषफल है ना वो क्या करना पड़ेगा, संख्याओं में से घटाना पड़ेगा, फिर ही जाकर के हम लोग क्या कर पाएंगे, सीएफ निकाल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट क्या 70 और 125 का सीएफ निकाल के आंसर दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और पहली बात तो बड़ी से बड़ी बोल रखा उन्हें, तो उन्हें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ आंसर में एलसीएम भी तो आंसर होगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल हमारे पास क्या है, कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। ठीक है, ये सवाल समांतर श्रेणी से आई हुई है। ठीक है, कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब कितना होता है, समझ रहे हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब ये है कि, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या, तीन, तीन के प्रथम 5 गुणज कैसे लिखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज मतलब समझ रहे हैं ना, माने क्रम से गुणज लिखिए, गुणा करके लिखते जाइए, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो 5 तक के गुणज हमको लेना है, और कह रहे हैं इनका योग बताइए। तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, 3, और एल बराबर कितना हो जाएगा, 15, और एन बराबर कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। डी निकालना है तो डी भी निकाल लीजिए, डी हो जाएगा हमारे पास 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2, a की वैल्यू कितनी 3, और l की वैल्यू कितनी 15। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। 15 और 3 कितना, 18, 2 9 18, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब। देख रहे हैं ना, उन्होंने मॉडल पेपर आपको दे रखा है, मॉडल पेपर को क्या करिए, इतने हल्के में मत लीजिए। पेपर में जो प्रश्न छपने वाले हैं ना इन्हीं के इर्द गिर्द अगल बगल ही छपने वाले हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा बोर्ड की साइट पे कि मॉडल पेपर आ गया है, तो मैंने सोचा कि मॉडल पेपर बच्चों को कराया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 6 है, जो थोड़ा बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये 1 नंबर की सवाल पूछी है, और सवाल में जो समीकरण दिया है वो है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, वो कह रहे हैं समीकरण, पहला पहला विकल्प है दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है। शून्य से कम मतलब क्या, विविक्तकर, विविक्तकर जो है वो शून्य से कम है। तो चलिए डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमें इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी पड़ेगी। तो a बराबर हमें मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -4, और c बराबर मिलेगा 3। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे
ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 तिरी 24 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 हो जाएगी। हम देख रहे हैं ना डी जो है वो लेस देन क्या है 0, माने बात नंबर 1 सत्य हो गई। समझ रहे हैं ना, बात एक क्या हो गई सही हो गई। अब देखो विकल्प में आ जाओ, सवाल लगाने से अच्छा एलिमिनेशन मेथड भी सीखते रहो। यहाँ कह रहे हैं कि पहला और दूसरा सही है, भाई पहला सही है तो इसलिए कुछ नहीं बोल सकते, पहला चौथा सही है तो कुछ नहीं बोल सकते, केवल पहला सही है अभी भी इसको भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसको बोल सकते हैं भाई तू आंसर में से गायब हो जा। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंसर है ना उसमें पहला सही हो रहा है, तो तीसरे और चौथे की बात ही नहीं है। हालांकि अभी हम गायब करने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें पहला नहीं इसलिए इसको गायब कर रहे हैं, ये नहीं कि तीसरा चौथा चेक ही नहीं किए, तो भाई तीसरा चौथा को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हो ना, तीसरा चौथा तो वैसे भी गलत हो जाएगा। चलो दूसरा चेक करते हैं। कह रहे हैं समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब डी लेस देन 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तीन कंडीशन है यहाँ पर, आपको याद हो और ना याद हो तो ध्यान से देखिए। हम लोगों ने डी के बारे में जो पढ़ा है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज लेस देन जीरो। जब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इस स्थिति में भी मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। लेकिन इस स्थिति में मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो कह रहा है कि समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। सही बात है कि मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। कैसे हैं, काल्पनिक हैं। विकल्प 2 भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, इसलिए ये भी हमारा पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब रही बात इसकी, तो भाई जब पहला और दूसरा सही हो गया तो यहाँ चौथा तो पहले से ही गलत हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा नहीं आ रहा है तो आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, हम लोग सवाल को समझते हैं। कह रहे हैं समीकरण की विविक्त कर शून्य है। भाई ये तो बात गलत है, समीकरण का विविक्त कर जो है वो -8 है। समझ रहे हैं ना। कह रहे हैं समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक है, ये भी बात गलत है। देख रहे हैं ना, ये सवाल जो है ना वो 1 नंबर की बढ़िया सवाल है। समझ रहे हैं ना, ये सवाल विद्यार्थियों के अंदर किसी भी थ्योरी को बहुत ज्यादा क्या करती है, डेवलप करती है। समझ रहे हैं ना। जैसे देखो आपने जब ये सवाल लगाई थी, इस सवाल के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा, देख रहे हैं डी के बारे में भी सीखा, डी निकालना भी सीखा, वास्तविक होंगे कि बाद काल्पनिक होंगे, सारी बातों की बात उन्होंने कर रखी है। इसे कथन निष्कर्ष टाइप का सवाल कहते हैं, जो हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत कम पूछा भी जाता है और कम पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल माना जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल देखिए। कह रहे हैं ए ओ बी सी एक आयत है। ए ओ बी सी क्या है, आयत है जिसके 3 शीर्ष ए ओ बी, और इसका विकर्ण हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसे कोऑर्डिनेट में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या 0 0, क्या हो गया 0 0, तो इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, ए जो है वो वाई एक्सिस पर 3 खाने पर है, तो ये हो गया 1 खाना, 2 खाना और ये तीसरा खाना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 3। बी कह रहे हैं एक्स पे 5 खाना है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, 0। ठीक है, तो कह रहा है इसका विकर्ण क्या होगा, क्या इसका विकर्ण। देखिए अगर हम लोग इसे आयत बनाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगला जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। एक्स पे 5 खाना और वाई पे कितना खाना, 3 खाना, तो इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे तब जाकर के हमारा आयत बनेगा। ठीक है, अब रही बात कि अगर आप विकर्ण को इसको इसके साथ मिलाएंगे तब विकर्ण बने, इसको इसके साथ मिलाइए तब विकर्ण बने, या क्या कर सकते हैं आप, या ये भी तो कर सकते हैं कि इसको इसके साथ मिलाएंगे तो भी तो विकर्ण बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 0 और 3 को मिलाते तो भी विकर्ण बन जाता, तो भी विकर्ण क्या हो जाता, बन जाता। इसको 0 3 और 0 5 0 3 और 5 0 को मिलाते तो भी विकर्ण बनता। तो कह रहे हैं विकर्ण क्या है, मतलब विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है ना, तो चलिए निकाल दीजिए विकर्ण की लंबाई, दोनों में से किसी एक विकर्ण की लंबाई निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप देख रहे हैं और आपको फॉर्मूला याद हो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है, डी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहां से निकाल रहे हैं, ये पॉइंट का नाम क्या था, ए था, इस वाले पॉइंट का नाम क्या था, बी था। ए और बी निकाल रहे हैं तो ए बी लिख देते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए, यहाँ हो जाएगा क्या x1 y1, यहाँ क्या हो जाएगा x2 और y2, तो x2 - x1, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, 0 माइनस कितना 3, 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पचे कितना 25 प्लस 3 त्रिक का 9, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा।
विकल्प हमारा कौन सा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका विकल्प निकालेंगे। और आप चाहते हैं कि हम लोग ओ और इसके डी से निकालें, ए बी सी, इसका नाम सी रख लीजिए। ठीक है। ओसी से निकालें तो ओसी से भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। विकर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अच्छा अगर और भी मेथड आप सीखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताते हुए यहाँ चलते हैं। देखिए, अगर आप देखें कि अगर ओसी से निकालना चाहते हैं तो ओसी एक पाइथागोरस प्रमेय भी बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है आयत में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 है, समझ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25 9 34 और रूट में। ठीक है ना। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या आंसर लगाना है, यहाँ पर लिखना तो है नहीं, तो आंसर लगाने में आपको क्या होनी चाहिए, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सवाल को लगाने के तरीके आपको आने ही चाहिए। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान बताइए। हमने ये टॉपिक भी अपनी वीडियो में करा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के द्विघात समीकरण नाम से वीडियो है, जरूर देख लीजिए। कह रहे हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करिए जब शून्य दिया हो। ठीक है ना। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू क्या, 0 का एक मूल, भाई सबसे पहली बात तो ये समीकरण कितनी घात का है, 2 घात का है, जिसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, पहली बात। और उसमें से एक मूल हमें क्या किया गया है, दिया हुआ है, एक मूल कितना है, 1/2, एक्स का मान ही तो उसका मूल कहलाएगा। और दूसरा मूल हमें क्या करना है, पता नहीं है, दूसरे मूल की बात भी नहीं करनी। तो हमसे कह रहे हैं के का मान बताओ, किसका मान बताओ, के का मान। देखो, के का मान इतना आसान है कि अगर आप एक बार समझ गए कि कैसे निकालते हैं तो सारी कहानी ही समझ में आ जाएगी आपको। देखो, जब आपको ऐसी ऐसी सवाल मिले कि एक मूल दिया जाए और के का मान पूछा जाए, तो आप ये सोचिए कि अगर x बराबर 1/2 इस समीकरण का मूल है तो ये इसे संतुष्ट करेगा। समझ रहे हैं ना। संतुष्ट करेगा मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का क्या, होल स्क्वायर प्लस के इंटू कितना, 1/2। ठीक है। इक्वल टू ये -5/4 जो है ना, उसको उस पार ले जाके +5/4 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू कितना, 5/4। हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया इस बार, ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। ठीक है। 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे, हर बराबर है। तो ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल, जो आज की वीडियो की सेकंड लास्ट सवाल होगी। अब हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको देखने में ज्यादा टाइम ना लगा करे। ठीक है। कह रहे हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप कब होते हैं, इनके संगत कोण आपस में बराबर हो। संगत कोण क्या हो, आपस में बराबर, माने ए ए ए, सभी कोण बराबर होते हैं, ऐसी कोई समरूपता है ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है। कह रहे हैं इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही क्या हो, अनुपात में हो। ठीक है। इनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, रेशियो भुजाओं का, साइड 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 का जो रेशियो हो वो क्या हो, एक अनुपात में हो। माने दो ट्रायंगल आप ले लीजिए, दो ट्रायंगल अगर आप लेते हैं तो दोनों ट्रायंगल, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे पास। क्या हो जाएगा, साइड 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 से ये क्या हो जाएगा, साइड 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 इसके लिए समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, सर्वांग समता तो है नहीं, समरूपता है। समरूपता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण वाला भी चलेगा हमारे लिए। ठीक है ना। माने एंगल वाला भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि अगर इसके संगत कोण, ये वाला एंगल, 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 ये वाला एंगल क्या है, क्या है, संगत कोण बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होंगी तो भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हमारा विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है, इसलिए किसी भी आंसर में दोनों विकल्प नहीं सही होते, इसलिए विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। देखते हैं आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है। ठीक है। लो हमने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, देखो त्रिभुज बनाते हैं अच्छे से, शेप से ही। ठीक है। कहाँ गए भाई, ये देखो। ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में कोण सी 90 डिग्री है। कोण सी कितना है, 90 डिग्री। हमने इसका नाम दे दिया ए
सी और बी, ये वाला एंगल जो कितना है वो कितना है 90 डिग्री है। कह रहे हैं कि ए सी 3 है, ए से सी कितना है 3 है, बी से सी कितना है 4 है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, ये वाली माप पूछ रहे हैं ये, ठीक है, ये ठीक है। इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, मान लो इसका नाम हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। तो सबसे पहली बात तो त्रिभुज एबीसी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी, या हम लोग इसे सही तरीके से लिखते हैं ए सी बी ही लिख देते हैं, ठीक है। ए सी बी समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण है, ठीक है ना। अगर समकोण है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। ये तो अब निकालने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि बहुविकल्पी सवाल है, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वैसे आप डायरेक्ट इसके लिए सूत्र भी याद कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से अच्छा है कि आप समझ जाएं। हम लोग इस त्रिभुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सवाल थोड़ा अच्छे से समझ लो। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगी इसका 4 और हाइट हो जाएगी 3। ये देखो बेस हमारा हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी, हाइट। तो ये हो जाएगा कितना, 2 से ये कटा, 2 बार में 2 3 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन जरा सोचो कि ये भी तो इस पर लंब है, ये भी तो इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसका ये मतलब है कि इधर से भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जो 6 है वो इक्वल होना चाहिए 1/2 क्या, सी डी। जो हमारी हाइट है वो सी डी हो जाएगी और बेस हो जाएगा कितना, 5 के, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू क्या, 5 गुणे सी डी, ठीक है। तो सी डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12 बटे कितना, 5। 5 से जरा 5 से डिवाइड करना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 5 दूनी 10 और 2 बचा, कितना बचा, 2 बच जाएगा ना हमारे पास। 2 बच जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माध्यिका पूछ रहा है ना, लंब तो डाला नहीं है उसने, ठीक ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, माध्यिका पूछ रहा है तभी तो आंसर कुछ मिसमैच हो रहा है, ठीक है। ये तो माध्यिका बोला है ना, तो ये सब तब करते हैं जब ये क्या होता है, लंब होता है इस पर, ठीक है ना। माध्यिका बोला है तो ये लंब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये मिस्टेक पॉइंट हो गया था। यहाँ माध्यिका पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, माध्यिका। इसके लिए तो सीधे सीधे आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, सीधे सीधे आंसर होता है भाई इसके लिए। तो क्या होता है, जो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका बराबर कर्ण बटा 2। देख रहे हैं कितना आंसर है, बस ध्यान नहीं गया माध्यिका पर, ठीक है। ऐसा लगा कि एल्टीट्यूड है तो दोनों तरफ से क्या करते हैं हम लोग, उसका क्षेत्रफल निकाल के बराबर कर देते हैं, तो आंसर आ जाता। तो कर्ण कितना है, 5 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब देख लीजिएगा ध्यान से आप, माध्यिका पर ध्यान दे करके, ठीक है। यहाँ माध्यिका दे रहा है कि एल्टीट्यूड दे रहा है, यहाँ क्या, लंब दे सकता है, शीर्ष लंब भी दे सकता है, ठीक है ना। मुझे शीर्ष लंब लगा इसलिए मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा और माध्यिका पूछेगा तो सीधे सीधे कर्ण का क्या रहेगा, कर्ण का आधा ही हमारी जो हो जाएगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आंसर। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की जो बची हुई सवालें हैं उसके लिए हम लोग जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आ रहे हैं, ताकि सवालों को कराया जा सके। छोटा वीडियो इसलिए है ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।